और आपको अब हम दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल एक तरह से बच चुका है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती पहुंची तो दूसरी तरफ दौरा हुआ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। हमारी पार्टी को यह आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। तो चुनाव की डगर पर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब ओवैसी की सियासी गाड़ी यूपी पहुंच चुकी है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंच गए। 3 दिन के मिशन यूपी की शुरुआत ओवैसी अयोध्या से कर रहे हैं। अयोध्या रवानगी से पहले लखनऊ में ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों का हक दिलाने मैं आया हूं। अच्छा, फिर पकड़ लेंगे। फैजाबाद लिखा गया है, आप अयोध्या क्यों नहीं लिखवा रहे? नहीं, लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों? अरे भाई, फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यहीं लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी। नहीं, अभी तो वो प्रस्ताव कहाँ दिए आप लोगों ने? आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे? हमने कहा तैयार है। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं है। अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता
या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सियासी दलों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी हुई है। लंबे वक्त से सत्ता से दूर रही बीएसपी भी इन्हीं के सहारे सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन में मायावती ने दावा किया कि प्रबुद्ध वर्ग की मदद से ही इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी और इस सरकार में ब्राह्मण खुश रहेंगे। बुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में, तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बच्चों की जान लेने वाली रहस्यमय बुखार वाली बीमारी में अब साफ हो रहा है कि ये डेंगू है। बीमारी पश्चिमी हिस्से से यूपी के कई जिलों तक फैल चुकी है। परेशान और दुखी चेहरे, उदास आंखें, झुके हुए चेहरे, ओपीडी में मरीजों की भीड़। फिरोजाबाद के अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही मंजर है। अमूमन अस्पताल में ओपीडी इलाके में इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। ये देख के आपको याद आएगा कि शायद ये कोविड की ही कोई लहर है, लेकिन इस बार ये स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के आसपास इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि डेंगू का प्रकोप है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे बच्चे दिखाई पड़ेंगे अस्पतालों में। किसी के बच्चे भर्ती हैं तो कुछ अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए लाएं कि आखिर उन्हें बुखार है क्यों। जब फिरोजाबाद जिले में डेंगू के खतरनाक वेरिएंट का प्रकोप शुरू हुआ है, पूरे इलाके में त्राहिमाम है। ये बीमारी 50 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। जिले के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 100 बेड वाले सरकारी अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद लोगों की शिकायत है कि उनको मदद नहीं मिल पा रही। ना मेरे बच्ची को भर्ती कर रहे हैं, ना कोई सुरक्षा, ना कचू नहीं है यहाँ पर। तो जो समझ लो मैं बहुत रो रही हूँ अपनी बच्ची लेकर। मेरी बेटी का पेट भी फूल रहा है यहाँ तक की, फिर भी कोई इसमें कोई वो नहीं है कि कोई हमारी मदद भी कर देवे। हम पैसा के लिए डोले, पैसा भी नहीं कोई दे रहा है हमको। हम कच भी लेने जा रहे हैं तब भी। सरकारी अस्पताल नाकाफी साबित हुए तो मरीजों की भीड़ निजी अस्पतालों में उमड़ने लगी है।
पर्याप्त मात्रा में बेड है। हाँ, बट संख्या बढ़ गई है पेशेंट्स की, बट जो स्टाफ है हमारा, जो डॉक्टर्स टीम है, वो लगे हुए हैं दिन रात। अगर ये पेशेंट्स आगे बढ़ते रहेंगे तब आप इन्हों कैसे ट्रीटमेंट कैसे मुहैया कराएंगे हर किसी? बेसिकली सर, जितने अनलिमिटेड सब मतलब बेड्स हैं हमारे यहाँ, 150 से ऊपर बेड हैं हमारे यहाँ, वो अकोमोडेट हो जाते हैं तो फिर हमें बेसिकली रेफर करने वाली कंडीशन में नौबत आती है? कितने लोगों को रोज रेफर करने की नौबत आ रही है? सर अभी तक तो टचवुड हमारे यहाँ कोई मॉर्टेलिटी डेंगू में हुई नहीं है। डेंगू का जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है, उनमें फिरोजाबाद का नंगला साला गांव है। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कोई बच्चा डेंगू से पीड़ित न हो। फिरोजाबाद के नगला गांव में संत प्रकाश के परिवार में ये 2 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है घर में ही। ये 2 बच्चे यहाँ बीमार हैं, एक बच्चा बगल के कमरे में बीमार है। 2 बच्चों की तबीयत जब बिगड़ गई तो उन्हें सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया गया आगरा के लिए, और एक बच्चे का इलाज यहाँ चल रहा है। ये स्थिति है फिरोजाबाद और उसके आसपास के कई जिलों की, जहां रहस्यमयी बुखार ने रफ्तार पकड़ ली। अब जब बात आगे बढ़ी, प्रशासन हरकत में आया, सरकार जागी, तो पता चला कि दरअसल ये डेंगू का प्रकोप है। अब प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि गांव दर गांव लगभग हर घर में बच्चे बुखार ज्वर से पीड़ित हैं। यकीनन ये बेहद मुश्किल स्थिति है। अभी कोरोना के कहर से लोग उबरे भी नहीं थे कि जानलेवा डेंगू आ गया। ऐसे में जरूरी है कि आप रखें अपना पूरा ख्याल। आशुतोष मिश्रा, फिरोजाबाद, आज तक।